नमस्कार, आदाब। मैं इंजमाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। यूपीएससी परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 761 अभ्यर्थियों ने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। इनमें से 216 बेटियों ने परचम लहराया है। यूं बात करें तो शुभम कुमार ने एआईआर रैंक में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं जागृति अवस्थी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगर बात की जाए महिला श्रेणी की, तो जागृति महिला श्रेणी में अव्वल नंबर पर रही हैं। स्वागत है जागृति जी हमारे चैनल वन इंडिया हिंदी में। Thank you, sir. Thank you for inviting me. सबसे पहला सवाल जागृति जी, कि आप किस जगह से ताल्लुक़ रखती हैं, आपकी पढ़ाई परवरिश ये सब कैसे हुई? सर, मेरा जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में हुआ है। जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई, 5वीं तक। जी। उसके बाद हम लोग भोपाल शिफ्ट हो गए और जी। फिर पूरी स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज मेरा मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल, जी। वहीं से मैंने कंप्लीट की। 2017 में बीटेक की पढ़ाई पूरी की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। जी। और उसके बाद फिर मैंने 2017 से 2019 तक बीएचईएल भोपाल में नौकरी की, एक इंजीनियर के पद पर। जी। 2019 की जुलाई में मैंने नौकरी को छोड़ा और 1 साल के लिए पूरी तैयारी करके और फिर इस परीक्षा के लिए तैयारी की। फैमिली की बात की जाए अगर, तो आपके फैमिली में कौन कौन है? जी, हम लोग 4 लोग हैं परिवार में। मैं, मेरे से 5 साल छोटा मेरा भाई है जो एमबीबीएस सेकेंड ईयर में है। मेरे पापा प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के। और मेरी मम्मी 2016 तक वो स्पोर्ट्स टीचर थी और उन्होंने फिर 2016 में छोड़ करके हम लोगों की पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। ये भी एक मतलब जब आपका रिजल्ट घोषित हुआ तो उसके बाद एक ये खबर भी आ रही थी कि करीब 4 साल तक आपके माता पिता ने टीवी नहीं देखी। जी बिल्कुल, ये उनका त्याग है। और पहले मेरा भाई पढ़ता था, टीवी हमारा खराब हो गया 2017 में। जी। तो फिर मेरा भाई क्योंकि उस समय तैयारी कर रहा था नीट की, तो जी। ये हुआ कि पहले एक बार निकल जाए फिर लेंगे, क्योंकि आवाज होती है तो थोड़ा सा उनको भी परेशानी होगी। जी। फिर उसके बाद मैं 2019 में उसका नीट निकला तो मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, मैं यूपीएससी की तैयारी करने लगी। तो ऐसा जी। संयोग बना कि टीवी आने का मौका ही नहीं हुआ। कोई ना कोई पढ़ ही रहा था घर। जी। तो इस वजह से टीवी देखे ही नहीं लोग। जी, जी। इसलिए मम्मी पापा ने टीवी लिया ही नहीं। हाँ। तो चूंकि उस दौर में कोरोना काल चल रहा था, पूरा देश जूझ रहा था एक महामारी से, पूरे देश को सामना करना पड़ रहा था, उसके बाद भी आपने अपने आप को स्थिर रखते हुए किस तरह से तैयारियां की? सर, कोविड काल में तो शायद सभी के लिए परेशानियां थी। हर जी। तरह के संस्थान बंद हो चुके थे और जिन लोगों को डिजिटल एक्सेस नहीं था उनके लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो गया। जी। तो एक सिल्वर लाइनिंग ये थी कि टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो गए थे, एग्जाम्स थोड़ा सा डिले हो गया था, प्रीलिम्स भी। टाइम जी। एक्स्ट्रा मिल गया, तैयारी करने का मौका मिल गया। बाकी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, बहुत मोटिवेट किया, डीमोरलाइज नहीं होने दिया कि जो भी होगा देखा जाएगा, अपना बस 100% देते रहना है। जिस तरह से आपका जब रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था, आपको पता चला था कि हाँ रिजल्ट आने वाला है, तो क्या लग रहा था कि आप निकाल पाई हैं, या फिर लग रहा था कि यार होगा नहीं होगा? आप मतलब आप में क्या फीलिंग थी रिजल्ट आने से पहले, और रिजल्ट आने के बाद की फीलिंग कैसी रही आपकी? रिजल्ट आने के पहले तो ये लग रहा था कि बस हो जाए, आईएएस हो जाए, आईपीएस हो जाए, कुछ तो हो जाए, जी। अ, किसी भी रैंक पे आ जाए। पर जब रिजल्ट देखा तो बिल्कुल बिलीव नहीं हुआ। मैंने तो अपने भाई से कहा कि एक बार और फिर से चेक कर लो कि मैं ही हूँ। और बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। पूरी मेहनत सफल हो जाती है जब एक रिजल्ट अच्छा आ जाता है। जी। तो रिजल्ट आने के बाद की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी में क्या फ़र्क आप देख रही हैं? लगातार मतलब मीडिया से रूबरू होना, एक एक्साइटमेंट भी होगी और थकान भी हो रही होगी। तो इसे आप किस तरह से एन्जॉय कर रही हैं, या फिर आप इरिटेट हो रही हैं? नहीं नहीं, मैं तो एंजॉय कर रही हूँ। हम सब पढ़ते हैं जी। कि कभी हम अपना अच्छा सक्सेस पा सकें, लोग हमें सराहें तो अच्छा लगता है।
और जो मीडिया भी है वो अब कुछ ही दिन के लिए एक्साइटमेंट रहता है, उसके बाद तो फिर सब सारी फीलिंग सिंक इन हो जाती है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो मैं भी वही सोच रही हूँ कि अभी ये मोमेंट एंजॉय करूँ और फिर जब मेरी ट्रेनिंग शुरू होगी तो वहां पे अपना पूरा फोकस दूँ। जी। जब आप तैयारी कर रही थी तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा था, जो आपको लगा था कि यार ये चीज बहुत टफ है, मतलब इससे निकल जाऊं तो समझो कि मैं कामयाब हूँ। कुछ ऐसे ही चुनौती आई थी आपको? हाँ, मुझे प्रीलिम्स के लिए थोड़ा ऐसा लगा था कि प्रीलिम्स मुझे थोड़ा सा टफ लगता है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। काफी क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहाँ पे आपको अपना नॉलेज और एलिमिनेशन की जो टेक्निक्स है वो एक साथ यूज करनी पड़ती हैं। जी। तो एक ये रहता ही है। और लेकिन उसके लिए भी मैंने फिर निकलने का एक तरीका बनाया कि बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। लगभग लगभग मैंने टोटल 50-60 मॉक टेस्ट लगा लिए थे अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के। तो एक कॉन्फिडेंस आने लगा था जब लास्ट लास्ट में लगातार अच्छे नंबर आने लगे, लगभग 110 से 120 आने लग गए थे, तो एक कॉन्फिडेंस था कि अब शायद टेक्निक पकड़ में आ गई है। तो वही प्रैक्टिस से ही सारे डर खत्म किए जा सकते हैं। यूपीएससी की जब तैयारी करते हैं तो उसमें कई चीजें अहम होती हैं, तो क्या इसमें कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट चुनना होता है कि क्या सब्जेक्ट रखें जिससे आसानी से लोग उसे पार कर पाएं इस एग्जाम को? ऑप्शनल का तो डेफिनेटली बहुत रोल है, जी। लेकिन ऑप्शनल में ये समझना है कि कुछ आसान या मुश्किल का कंसेप्ट तो नहीं है, क्योंकि यदि आपको कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है, जी। जैसे मैथ्स थोड़ा सा एक टफ माना जाता है, फिजिक्स टफ माना जाता है, जी। तो उसका एक रीजन ये है कि कम लोग लेते हैं, पर वो उतने स्कोरिंग भी होते हैं। और जो हमें इजी लगते हैं कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट इजी हैं, तो उसमें स्कोर करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपको कुछ अलग लिख करके दिखाना होता है, कुछ अलग करके दिखाना होता है। जी। तो इजी और डिफिकल्ट का कंसेप्ट तो नहीं है, आपके टेस्ट को कौन सा सब्जेक्ट सूट करता है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने कौन सा सब्जेक्ट लिया था? मैंने सोशियोलॉजी ऑप्शनल से मेंस लिखा है। जी। तो क्या इसमें कुछ लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि अंग्रेजी मीडियम के हैं तो ज़्यादा आसानी होगी, हिंदी मीडियम के हैं तो मुश्किल होगा, ऐसा कुछ लैंग्वेज बैरियर भी है क्या तैयारी करने और के लिए, अगर वैसे तो अब एस्पेक्ट से हिंदी देखें? मीडियम में भी अच्छा कंटेंट मिलने लगा है, कोचिंग जी। वाले भी अपने मटेरियल हिंदी में दे रहे हैं, और करंट अफेयर्स में भी हिंदी में अब अच्छे से मिल जाता है। लेकिन बैरियर तो है, क्योंकि इंग्लिश में अभी भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल और कंटेंट ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा है, आसानी से मिल जाता है। जी। और हिंदी जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं यूजुअली, मेरा हालांकि खुद का ऑब्जर्वेशन है, कोई मैं किसी को कोट नहीं कर सकती, जी। कि शायद उनका थोड़ा सा जो बैकग्राउंड होता है, या तो वो रूरल होता है या वो हिंदी मीडियम स्कूल्स से आते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं एक वहां पे भी एक ड्रिफ्ट क्रिएट हो जाता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में जिस तरीके की पढ़ाई होती है और हिंदी मीडियम स्कूल्स में जिस तरीके की पढ़ाई होती है, तो मुझे लगता है कि वो भी एक थोड़ा सा तो बायस क्रिएट करता ही है। बाद में भी तो हिंदी मीडियम से लोग निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी जो टॉपर अगर आप देखेंगे तो वो इंग्लिश मीडियम से ही निकल करके आते हैं, क्योंकि वही की कंटेंट ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। मिल जाता है, मतलब एज कंपेयर टू हिंदी, इंग्लिश में कंटेंट ज़्यादा होते हैं और वो आसानी से लोग उसे कैच कर पाते हैं, और हिंदी मीडियम हाँ में मुझे आपको मटेरियल उपलब्ध नहीं है जिस वजह से हाँ, परेशानी मटेरियल होती उपलब्ध करने में तकलीफ होती है, फिर हर बार कंटेंट को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में तो बहुत आसानी से मिल ही जाता है। है। नहीं, अगर बात करें कि कंटेंट मिलने की बात, अगर हिंदी में भी कंटेंट मिल जाए तो फिर क्या लैंग्वेज बैरियर रहेगा या फिर नहीं? सर, अगर कंटेंट अच्छे से मिल जाए हिंदी में, और डिजिटल ऑनलाइन जो भी जितने सोल्यूशन है जी। हमारे पास, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, एप्स हो, जी। जहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, अगर ये सब कुछ हिंदी में भी अवेलेबल हो, तो डेफिनेटली जो लोग अभी लैंग्वेज को एक बैरियर उनकी तरह, लैंग्वेज उनके लिए एक बैरियर का काम अगर अभी कर रही है, तो वो लोग भी आगे आएंगे। रूरल एरियाज के लोगों को काफी फायदा होगा, और डेफिनेटली मुझे लगता है और हम बहुत सारा टैलेंट सिविल सर्विसेज की तरफ ड्रॉ कर पाएंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितने फीसद लोग होंगे जो लैंग्वेज बैरियर का शिकार हो जाते हैं इस तैयारी में? सर, मुझे लगता है इंडिया में लैंग्वेज बैरियर काफी लोग फेस करते हैं।
मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स थे कॉलेज में जो हिंदी मीडियम स्कूल से आए थे, फिर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश मीडियम में थी। तो एक वो जो ट्रांजिशन होता है वो इतना स्मूथ नहीं होता, और ऐसे में अपना ट्रू पोटेंशियल, अपना पूरा टैलेंट यूज कर पाना ही चैलेंज बन जाता है, क्योंकि हमें समझने में ही प्रॉब्लम हो जाती है, एक मीडियम ही क्लियर नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी को बढ़ाएं, हिंदी क्या किसी भी रीजनल लैंग्वेज को, इंडियन लैंग्वेजेस को बढ़ाएं जिसमें व्यक्ति कंफर्टेबल है, तो वो अपना पूरा टैलेंट, अपना पूरा पोटेंशियल यूज कर सकता है। जिस तरह से तैयारी की जाती है और कहा जाता है कि जब मतलब आईएएस का इंटरव्यू होता है तो क्वेश्चंस बहुत ट्रिकी पूछे जाते हैं, और ऐसा वीडियो में देखने को भी मिलता है कि आईएएस में पूछा गया सवाल जिसका 99% लोग नहीं दे सकते जवाब। ऐसे वीडियोस देखने को मिलते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? मतलब किस तरह का के सवाल पूछे जाते हैं? और आपने भी दिया होगा, तो आपसे कैसे सवाल पूछे गए थे और उसका जवाब आपने क्या दिया था? कुछ दो तीन सवाल सर बताएं। बहुत ही साधारण तरह से वो पूछते हैं, और वहां पे जी। लगता ही नहीं है कि वो पूछ रहे हैं या वो सिर्फ बात कर रहे हैं, क्योंकि जी। बहुत ही कॉन्वर्जेशन स्टाइल में होता है इंटरव्यू। और जी। ऐसा कुछ भी नहीं पूछते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रिकी हो। ज्यादातर हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जो आसपास चल रहा है करंट अफेयर्स में, अगर हमारे स्टेट में कुछ इम्पोर्टेंट है, हमारी हॉबीज से रिलेटेड, हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, ज्यादातर उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं सवाल। तो वो जो वीडियोस उस तरह के होते हैं, मैंने तो मुझे नहीं लगता कि उस तरह से यूपीएससी में इंटरव्यू होता है। डेफिनेटली क्वेश्चंस में डेप्थ होती है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, लेकिन यदि आप एक जागरूक सिटीजन हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल जो वीडियोस में देखने को मिलता है वैसा हकीकत में वैसा कुछ नहीं है। बस वो एक आप कह लीजिए कि हवा क्रिएट किया हुआ है कि इस तरह के सवाल हाँ, पूछे थोड़ा जाते हैं। सा मतलब एक रहता है, बिल्कुल। कि आप उसे देखो तो ऐसा लगता है कि यार इतना टफ सवाल होगा, या मतलब एक कहते हैं ना कि कंटेंट लिखा ही ऐसा जाता है कि 99% लोग नहीं दे पाएंगे इसका जवाब, आईएएस में पूछा गया सवाल। और लोग मतलब वो पढ़ के ही लोग देखने की ख्वाहिश करने लग जाते हैं कि यार क्या क्वेश्चन होगा। तो मैंने तो ऐसे वीडियोस हालांकि ज्यादा देखे नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं है। बाकी ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते, जैसे मुझसे पूछा गया कि मध्य प्रदेश में टूरिज्म की पोटेंशियल है, जी। आप बढ़ाने के लिए क्या करेंगे। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी। तो मेरे जवाब में भी यही था कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे फोर्ट हैं, किले हैं बहुत सारे, तो रॉयल वेडिंग डेस्टिनेशन बना दिया जाए, शूटिंग के लिए इनवाइट किया जाए। तो वहां पर सिर्फ आपकी ओपिनियन और आपकी अप्रोच टेस्ट की जाती है, वो कोई फैक्चुअल या आपका नॉलेज बेस्ड टेस्ट करने के लिए नहीं बैठे। आपकी सोच कैसी है, आप कैसे ओपिनियन बनाते हैं चीजों के इर्द गिर्द, बस यही देखा जाता है। तो जब आप तैयारी कर रही थी तो यूट्यूब वगैरह से या ऑनलाइन डिजिटल मीडिया से आपने कितना सहारा लिया? मतलब क्या देखती थी उसमें? आप किस तरह के क्वेश्चन सर्च करती सर बहुत कुछ, अगर किसी टॉपिक में डिफिकल्टी होती थी तो बस मैं सीधे जा, अगर मुझे इंडिया अफगानिस्तान समझना है तो मैं सिर्फ डाल देती थी अफगानिस्तान यूपीएससी। यूट्यूब में इतना सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड वीडियोस आ जाते थे, फिर मुझे क्या सूट करता था उसको देखती थी। सोशियोलॉजी के लिए एक स्लीपी क्लासेस करके प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, बहुत अच्छा कंटेंट है उनका सोशियोलॉजी पे। वो मैंने बहुत रेफर किया, जहां भी डाउट होता था तो उनका एक आध लेक्चर सुन लिया, तो उसके बाद किताब पढ़ ली। तो ये स्ट्रैटेजी रही है। बाकी बहुत सारा यूज किया, जहां भी डाउट आया सीधे जाके यूट्यूब पे गूगल। इंटरव्यू के टाइम तो बहुत कई सारे न्यूज बिट्स देखते थे, कई लोगों के ओपिनियन देखा करते थे। थी? तो डिजिटल मीडियम तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रिपरेशन के लिए। तो नहीं, जैसा देखने को मिलता है कि यूट्यूब पे मतलब आप एक बार सर्च करेंगे तो एक ऑथेंटिक कंटेंट मिलना, ये मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है। जो आप देख रहे हैं वो बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है, तो इसे कैसे आइडेंटिफाई करती थी कि नहीं हाँ ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत हैं? मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि यूट्यूब पे आप डाल दो कुछ भी कीवर्ड, लेटेस्ट न्यूज़ करके डाल दो और वो 10 साल पुराना वीडियो भी लेटेस्ट न्यूज़ में दिख जाता है। और देखेंगे अपलोड टाइम है तो आप देखेंगे कि रिसेंट 1 घंटे अगो आपको डले हुआ है। तो इस तरह से मतलब किस तरह से आप सर जस्टिफाई कर पाती थी कि ये रियल चीजें हैं और ये फेक है? बहुत आसान है, आप देख लीजिए कि आप कौन से चैनल का कंटेंट देख रहे हैं। कुछ जी। बहुत अच्छे चैनल्स हैं, जैसे द हिंदू का चैनल है, इंडियन एक्सप्रेस के चैनल चलते हैं, पीआईबी का चैनल है। कई सारे इवन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज का स्टेट वाइज भी चैनल्स बने हुए हैं, तो ये ऑथेंटिक कंटेंट देते हैं। और आरएस टीवी, राज्यसभा टीवी का बहुत अच्छा कंटेंट है।
बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, क्रिस्प एंड क्लियर जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है। तो बीबीसी का बहुत अच्छा कंटेंट रहता है, कभी कभी कुछ अगर टॉपिक्स आपको देखने हो करंट अफेयर्स से रिलेटेड, तो ऐसे जो ट्रस्टेड चैनल्स हैं, ट्रस्टेड सोर्सेस को रेफर करिए। यूपीएससी में भी कुछ अच्छे वेबसाइट्स हैं, उसमें ओनली आईएएस है, मैंने उसको रेफर किया था। नेक्स्ट आईएएस का भी अभी अच्छा इनिशिएटिव अभी उन्होंने भी शुरू किया यूट्यूब पे। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कोचिंग्स का भी अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, तो आप चैनल सही सिलेक्ट कर लीजिए, कंटेंट अवेलेबल रहता है। बिल्कुल। तो अब आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ रही हैं, तो आगे का क्या प्लान है? आपकी प्लानिंग क्या है कि किस तरह से आप अपने आपको देखती हैं कि आगे क्या करना है? आगे तो मेरी यही प्लानिंग है कि जो मैंने सोचा था कि एक अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट की तरह मैं आगे बढ़ूं, अपने आप को ग्रो करूं, और ट्रांसपेरेंसी हो, एक सेंसिटिविटी, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेसी में सेंसिटिविटी का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है, अब सिटीजन फ्रेंडली ब्यूरोक्रेसी का जमाना है, तो उस तरह से मैं परफॉर्म कर सकूं अपने रोल में। कि एक महिला होने के नाते आपका मतलब आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? किस तरह से आप अपने कार्यों को देखती हैं? सर वैसे तो जब हम ऐसे पद पे बैठे हों जहाँ पर एक सिविल सर्वेंट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड पोस्ट हैं जो, वहां पर महिला या पुरुष होना मैटर तो नहीं करना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है वो हमारे जेंडर से काफी इन्फ्लुएंस्ड होती है, तो एक सेंसिटिविटी रहती है कि जो महिलाएं हैं उनके आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ काम हो। मेरा तो विजन है कि हर गांव में, हर घर में एक बिजनेस वुमन हो, मतलब वुमेन में एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं वो डेवलप की जाएं। तो इस तरह से महिलाओं को यदि हम सशक्त बनाएंगे तो देश भी हमारा सशक्त बनेगा। तो क्या लगता है आपको कि एक आम आदमी जिन्हें मतलब सारी सुविधाएं नहीं हैं, उसके बावजूद वो यूपीएससी की तैयारी कर सकता है? सर ऑनेस्टली तो जो संसाधन होते हैं, जितने भी ये सुख साधन होते हैं हमारे पास, उनका फर्क तो पड़ता है। एक व्यक्ति जिसके पास सभी संसाधन हो और एक ऐसा व्यक्ति जिसको बेसिक डिजिटल इंटरनेट कनेक्शन के लिए भी अगर स्ट्रगल करना पड़ता है तो डिफरेंस आ ही जाता है। हालांकि अब जमाना बदल रहा है, बहुत सारे कोर्सेज गवर्नमेंट ओपन अब अवेलेबल करवा रही है यूट्यूब के थ्रू। इवन जो डिजिटल एक्सेस है, कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जा रहे हैं गांव गांव में। इंटरनेट भी बहुत अब इंडिया में प्राइसेस काफी कम हो गए हैं उसके। तो ऑनलाइन इतना अच्छा ये रेवोल्यूशन लाया है एजुकेशन में कि अब किसी भी गली कूचे से बैठ करके आप आराम से अच्छे कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट में आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, कब कितना पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने हैं। अ, तो अगर आपके पास, आपको लगता है संसाधन नहीं है, जो भी है जितना भी है वहां से शुरू कीजिए, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा हो जाएगा, धीरे धीरे आप अपने सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको कंप्लीट कीजिए, और कंटेंट अवेलेबल है। और जो भी आपको अगर कमी लगती है तो अब तो सरकार भी इतना ऑनलाइन है कि आप कंप्लेन करिए, बताएं कि आपको क्या कमियां हैं। तो मेरे हिसाब से कर सकते हैं, और अपनी परेशानियों को बाधा ना बनने दें, उनके ऊपर उठें, उन पे आप अपनी विजय पाएं। इस तरह की मानसिकता की जरूरत होती है। जब आपकी पहली पोस्टिंग होगी तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी कि किस क्षेत्र पर आप ज्यादा काम करेंगे? सर मेरा तो रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करने का काफी मन है। बाकी जिस भी क्षेत्र में मुझे जैसी भी पोस्टिंग दी जाएगी मैं वहां पे अपना 100% देने की कोशिश करूंगी। एक आखिरी सवाल जागृति जी, कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी जो मतलब कैरियर की तलाश कर रहे हैं, या जो फिर अभी मतलब समझिए 10th और 12th में हैं और वो सोच रहे हैं कि कुछ करना चाहिए, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि किस तरफ वो जाएं या किस तरह अपने कैरियर को संवारें? मेरे हिसाब से आप अपने करियर, अगर आप स्कूल में हैं और उसमें सोच रहे हैं, तो बिल्कुल आराम से एक्सप्लोर करिए कि आपका मन कहाँ है। मेरा तो खुद का ऐसा था कि पहले बीटेक, फिर जॉब, फिर मुझे समझ में आया कि मेरा मन तो यहाँ है। लेकिन कन्विंस जब तक आप नहीं हो जाएं तब तक कोई करियर ऑप्शन मत चुनिए, अपने इंटरेस्ट को देख लीजिए, अपने बिल्कुल अलाइन कर लीजिए,
और मध्यम वर्गीय परिवारों में अक्सर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर के एक चैलेंज बना रहता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनी रहे। तो आप बिल्कुल सोचिए आराम से, अगर आपके पास एक कन्विंसिंग वजह है कि आप इस एग्जाम की तैयारी करें, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल कूद पड़िए मैदान में और जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़िए, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए और कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करते रहिए और बिल्कुल हो जाएगा। भोपाल के जिस एरिया में आप हैं वो कैसा, मतलब रूरल है, अर्बन है? मैं तो प्रॉपर अर्बन एरिया में रह रही हूँ जी। पिछले सिंस 2005, रादर उससे भी पहले 2000 से शायद मैं तो प्रॉपर अर्बन एरिया में ही रह रही हूँ। जी। मेरे पेरेंट्स का जरूर एक रूरल टच है, उनका एक रूरल बैकग्राउंड है, तो कभी कभार जाते थे, देखते थे। जी। तो जिस तरह से आपने अपने पेरेंट्स का देखा, एक मतलब गांव वाला नज़ारा, और ये तो वहाँ काफ़ी चीज़ें, सुविधाओं की कमी रहती है, तो आपने कुछ ऐसा सोचा है कि हम इस क्षेत्र में इस तरह का काम करेंगे जिससे जो है लोगों को बेसिक चीज़ें होती हैं लोगों को मुहैया करवाई जाए, इस तरह का कुछ आपका प्लान है, कुछ अलग नया करने का? सर प्लान तो है, और ऑलरेडी सरकार की स्कीमें तो इन क्षेत्रों में है ही। सरकार की स्कीमें हैं लेकिन धरातल पे कितना उतरती हैं ये आप भी जी, बखूबी बस जानती हैं। वही और वही मेरा सेकंड पॉइंट था जी। कि धरातल पर उतर करके, ग्राउंड पे उतर करके कि वो अच्छे से काम करें, तो जी। उस पे मेरा फोकस रहेगा कि जी। जितनी भी स्कीमें हैं वो उन लोगों तक पहुंच सके जिनके लिए वो स्कीमें बनाई गई हैं। बनाइए। तो ये मेरा फोकस एरिया रहेगा। जी। बहुत बहुत शुक्रिया जागृति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। ये थी हमारे साथ जागृति अवस्थी, जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इन्होंने बताया कि इनका क्या प्लान है, किस तरह से ये अपने कार्य को बखूबी अंजाम देंगी। ताज़ा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार, आदाब।